तो स्टार्ट करते हैं। सीटेट 1 to 5 के लिए स्पेशली पेडागोगी, चाइल्ड पेडागोगी का है, आनुवांशिकता एवं वातावरण का जो प्रभाव है, तो स्पेशली 1 to 5 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ऐसे आपके एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड कुछ दिनों में आ जाएगा, इसका दे दिया गया है। तो चलिए, बहुत कम समय है, ये फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, ठीक है। अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, ठीक है। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, तो किसके जरिए होगा? माता पिता एवं उनके पूर्वजों के जरिए होता है। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है ना। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो ये जो कथन था कि माता पिता से ही स्थानांतरण होता है बच्चों में, तो ये किसने दिया था? तो ये जो है जेम्स ड्रेवर का है। किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो देखिए, जैसे आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति और चिंतन पैटर्न। तो आपको पता ही होगा कि जब आनुवांशिकता संबंधी है तो ये चिंतन पैटर्न ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सामाजिक गतिविधि में आप भागीदारी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इससे आनुवांशिकता का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आंखों का रंग हो जाएगा। मे बी इसके जगह आपको जो है चेंज कर दे, ठीक है, या आपको आँखों के रंग की जगह चेहरे का दे दे तो वही हो जाएगा। बस यही होता है सीटेट में, बस यही चेंज कर दिया जाता है। देखिए, माता-पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहेंगे? तो ये तो आप जानते ही हैं, क्या कहेंगे? वंशानुक्रम कहेंगे, वंश तो नहीं कहेंगे ना। निम्नलिखित में से सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र, या ये सभी? तो क्या होता है कि एक माता-पिता से ये सारे क्वालिटी एक बच्चे में आता है, इसीलिए ये सभी हो जाएगा। उसका जो शारीरिक लक्षण होता है, बुद्धि भी बहुत हद तक प्रभावी होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हावी होगा ही, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है जिनके जो गार्जियंस हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके बच्चे आगे जाके बहुत कुछ बनते हैं और बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। तो देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण परस्पर बोल रहा है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है, या ये सभी है? तो देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण निर्भर भी एक दूसरे पर है, पूरक भी है और सहयोगी भी है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास? तो देखिए, ये सभी पे पड़ता है ना। आनुवांशिकता का वातावरण पे ये सभी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, तो जो उसका शारीरिक लक्षण है वो किससे प्रभावित होगा? तो देखिए, माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है? तो देखिए, किसके द्वारा होती है? आनुवांशिकता और वातावरण, है ना। बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है, उनका विकास डैश में होता है। तो देखिए, जो बालक को जो मूल प्रवृत्तियां क्या होगा? वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उनका विकास वातावरण पे होता है। बालक में सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो देखिए, इसका होगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव होता है वो होता है। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा? तो इस तरह का जो किसने कहा, ये कोडेड है कुछ, इन लोग का याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक मैंने बताया और अभी दूसरा ये रॉस महोदय का है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो ये रॉस महोदय ने कहा है, ठीक है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या होगा? तो देखिए, जहाँ उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, तो वहीं पे बच्चे उसी वातावरण में क्या करेंगे? सीख पाएंगे, तभी वो बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, ठीक। आपकी कक्षा
आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र शुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएँ देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो देखिए इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा बोल रहा है, वातावरणीय प्रभाव हो जाएगा, है ना? वातावरणीय प्रभाव के कारण ही दोनों अलग हो गए। बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा जो निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम स्वाभाविकता विकास के लिए उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगर उसे सही परिवेश नहीं मिलेगा तो बिल्कुल भी उसका विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए उसे हम क्या बोलेंगे, पालन पोषण। परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए परिवेश के जो प्रभाव है वो प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, ये दोनों ही चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस कथन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि इन सभी के कारण ही वो अलग होता है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो पता करना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसा वातावरण दिया जा रहा है ना? बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्या हैं? तो देखिए आदि प्रश्नों के जो उत्तरदायी तत्व हो जाएंगे वो वंशानुक्रम और वातानुक्रम यानी ए और बी दोनों ही हो जाएगा। देखिए आज बालापराध की घटना जो होता है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए जो इसका प्रमुख कारण है वो दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित परिवेश, तो ये सभी हो जाएगा। इन सभी के परिणाम स्वरूप ही ऐसा देखा जा रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो देखिए जो विकास की वर्तमान विचारधारा है उसमें प्रकृति एवं पालन पोषण इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व किस चीज का परिणाम है? ये जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मैंने आपको कहा मानव व्यक्तित्व जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, ठीक है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है? तो क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहला बोल रहा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा या दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा वो 2 होगा, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, उसके बुद्धि लब्धांक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक, नेक्स्ट होगा सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः कौन सा है? पहला लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। ठीक, दूसरा अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखता है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं या औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 3, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, यानी अगर उनके परिवार में ये समस्या है तो उनमें ये आ सकती है। बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कौन से सत्य हैं, तो कोई एक सत्य होगा। ठीक है,
तो देखते हैं, पहला है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखता है। समवयस्क और पितृक, जिसको जीन कहते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो देखिए, इसमें क्या आपको लगा कि कौन सा कथन सत्य लगा? तो इसका देखिए, सबसे पहले जो नहीं है वो काटिए। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि परसेंटेज निर्धारित नहीं है, ठीक है? किसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो उस बच्चे पे और उस परिवेश पर निर्भर करता है। पहला तो ये कट गया। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, तो ये तो ऐसे ही गलत है। देखिए, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो देखिए, ये भी आपका गलत हो गया। तो सही क्या हो गया? समवयस्कों और पितृक, जिसको जीन कहते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो ये इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही है, योगात्मक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें भी आपको उसी तरह पूछा है। तो अनुवांशिक, वहां पे आपको बस यही करना है कि शांत होके समझना है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने सोच लिया होगा आई थिंक कि कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल सही। तो क्या सत्य है? पहला, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति और प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अनुवांशिकता बनावट जो है, बनावट व्यक्ति की बनावट, उसका परिवेश में जो कौन कौन सा क्वालिटी, इस पर निर्भर तो करता ही है। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे बोला गया गोद लिए गए बच्चे का बुद्धि लब्धांक आईक्यू उनके सगे भाई बहन के जैसा होगा। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बचा है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, जो प्रकृति पोषण विवाद है ये अनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से यहाँ पे आपको अभिप्राय पूछा गया है, तो होगा जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो यहाँ क्या होगा? वृद्धि और विकास, स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या होगा? तो देखिए, अनुवांशिकता और पर्यावरण होगा, है ना, क्योंकि उनके मम्मी पापा हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, और एक पर्यावरण का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि मैंने आपको ये अनुवांशिकता और वातावरण का चैप्टर का पूरा क्वेश्चन ही करवाया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे आप जो है ज्वाइन कर ले। थैंक यू वेरी मच।